तो आज हम सीखेंगे यस। कि फिनॉल एसिडिक क्यों होते हैं। फिनॉल तो सबको पता ही होगा ना, फिनॉल क्या होता है ना। इसको फिनॉल बोलते हैं। यस सर। हाइड्रोक्सी के साथ बेंजीन रिंग को फिनॉल बोलते हैं। अभी क्या क्या पढ़ के आए हो तुम सब? क्या क्या अभी चैप्टर खत्म किया है ऑर्गेनिक में? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो अभी क्या क्या चैप्टर खत्म हुआ है अभी ऑर्गेनिक में? जीओसी शायद अभी खत्म हुआ है और शायद। अभी चार में लगा दी पीछे को सकता। अल्केन चलो तो। अल्कीन हाँ हाँ। अल्कोहल। अच्छा अच्छा। जीओसी अभी खत्म हुआ कि नहीं? अभी नहीं हुआ है तो। अच्छा, अभी नहीं हुआ है। तो ठीक है, आज बहुत ही बेसिक रखेंगे। कुछ अगर नहीं भी आता है, मान लो 11th में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तब भी हो जाएगा। कोई इतना टेंशन लेने वाली चीज नहीं है ना। तो बिल्कुल मेरे लेक्चर्स में दिमाग लगाना ही नहीं है। जैसा बोल दिया वैसे ही करना है। अगर दिमाग लगा दिया तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना है, अगर नहीं लगाया तो ठीक हो जाएगा। ठीक है। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन टू आंसर करेंगे। बिल्कुल भी उसमें सोचना नहीं है। ओके। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स, जैसे फिनॉल एसिडिक क्यों होता है, फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, और फिनॉल पानी में डिसॉल्व क्यों हो जाता है, या फिर अल्कोहल्स डिसॉल्व क्यों हो जाता है। थोड़ा बहुत रिएक्शंस देखेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर हो पाया तो देख लेंगे। और सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन फिनॉल क्यों नहीं देता, ये देखते हैं। बहुत इजी से स्टार्ट करते हैं कि फिनॉल फिनॉल सबको पता है। जब मैं 11th में था तो मुझे कई सारे मतलब कंपाउंड्स में बहुत कंफ्यूजन होता था। क्यूमीन, क्रिसॉल, फिनॉल, टोलुइन, इन सब में बहुत कंफ्यूजन होता था। और इन सब के क्वेश्चंस बार बार आते थे कि क्यूमीन की रिएक्शन में ये होगा, क्यूमीन का ओजोनोलाइजेशन रिएक्शन, क्रिसॉल का ये रिएक्शन। तो मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था कि क्यूमीन, क्रिसॉल, फिनॉल और टोलुइन में अंतर क्या है। तो अगर मुझे कंफ्यूजन हो रहा है तो तुम्हें भी होता ही होगा। तो मैं एक बार तुम्हें सबका स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ, क्यूमीन, क्रिसॉल, क्योंकि ये सब यूज होने वाले हैं। फिनॉल तो सबको पता ही है, और टोलुइन। बूझ रही छूनी सभी? यस सर। यस तो सर। बड़ा एकदम इजी से स्टार्ट करते हैं। सब बेंजीन रिंग के साथ, अगर बेंजीन रिंग के साथ ऊपर सी एस थ्री, इसको बोलते हैं क्यूमीन। इसको अगर OH और CH3, इसको बोलते हैं क्रिसॉल। ये ऑर्थो पोजीशन पे है तो ये ऑर्थो क्रिसॉल, मेटा पोजीशन पे होता है तो मेटा क्रिसॉल, और पैरा पे होता है तो पैरा क्रिसॉल। ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पता है कि रिवीजन करा दूं? तो ये इस वाली पोजीशन को बेंजीन के सबसे साइड वाली, जो OH के सबसे नजदीक वाली पोजीशन होती है, इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। और जिस पोजीशन पे रेजोनेंस नहीं होता उसको बोलते हैं मेटा पोजीशन। और एकदम दूर वाली पोजीशन, एकदम कंप्लीट अपोजिट वाली पोजीशन को बोलते हैं पैरा। तो पैरा क्रिसॉल, अगर ये CH3 अगर इधर होता तो ये बोलते पैरा क्रिसॉल। तो अभी है ऑर्थो क्रिसॉल। ठीक। फिनॉल तो सबको पता ही है, सबका फेमस फिनॉल। फिनॉल के बारे में ही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फिनॉल ये हो गया फिनॉल, और टॉलुइन ऊपर CH3 बन जाएगा तो टॉलुइन। तो क्लास 12th स्टार्ट करने से पहले सब थोड़ा बेसिक बेसिक नोमेनक्लेचर और ये सब थोड़ा सा अ, आना चाहिए, क्योंकि क्लास 12th में सबका बहुत यूज होता है नोमेनक्लेचर का। और नोमेनक्लेचर से भी ज्यादा सबका कभी कभी क्वेश्चन में उसका बहुत कॉमन नेमिंग आ जाती है। जैसे किसी के साथ क्रिसॉल के साथ रिएक्शन किया है किसी ने, या फिर टॉलुइन के साथ रिएक्शन हुआ है, तो हमें अगर उसका बेसिक स्ट्रक्चर ही बनाने नहीं आता है तो फिर हमें वो क्वेश्चन ही नहीं आएगा। हमने पढ़ा होगा तब भी क्वेश्चन आ नहीं पाएगा, है ना। तो इन सब में बेसिक डिफरेंस मैंने बता दिया कि ये सब होता है। तो चलो, इतना तो मुझे भी इन सब में डाउट होता था, तो मैं इसलिए पहले ही बता के चल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी क्वेश्चन करते समय इन सब में बहुत कंफ्यूजन करता था, है ना। तो चलो एक कहानी सुनते हैं। ठीक है। एक हेलो, सब रेडी है? यस सर। यस हाँ, सर। तो ये सर। एक कहानी सुनते हैं। एक लव स्टोरी है, हाइड्रोक्सी की और बेंजीन की। तो ध्यान से सुनना, अगले 10 मिनट सिर्फ ये कहानी सुन लोगे तो तुम्हारा बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी को क्या बोलते हैं? OH, है ना। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी, और ये है बेंजीन।
इतना तो पता है, ये बेंजीन, ये हाइड्रोक्सी, दोनों सेम क्लास में पढ़ते थे, हाइड्रोक्सी और बेंजीन। और बेंजीन को हाइड्रोक्सी बहुत पसंद थी, बहुत छोटी सी बचपन से ही, है ना। तो बेंजीन हमेशा चाहता था कि हाइड्रोक्सी के साथ रहना, या हाइड्रोक्सी की शायद बचपन से ही शादी करना, है ना। तो बेंजीन खोजता था कि किसी तरह हाइड्रोक्सी से बात बन जाए। तो तुमने सुना होगा ना, विराट और अनुष्का को विरुष्का जैसे बोलते हैं, है ना। तो इनकी भी प्रेम कहानी का जब बीच में नाम आया तो उसको फिनॉल बोलते हैं, ठीक, जैसे विरुष्का, विराट और अनुष्का को। तो बेंजीन खोज रहा था कि हाइड्रोक्सी को कैसे बात किया जाए। हाइड्रोक्सी का दोस्त था एक, जिसको वो था ओलियम, H2S2O7। अब बेंजीन क्या करता था कि अब होता है ना, हम हमारा अगर कोई कॉमन फ्रेंड होता है तो हम कॉमन फ्रेंड से बात करके बोलते हैं कि अरे अपने दोस्त के बारे में बताओ। तो बेंजीन बात करता था ओलियम से कि मेरी बात जो है हाइड्रोक्सी से बनाओ। तो बेंजीन ने धीरे धीरे बात आगे बढ़ाई। ओलियम ने कहा ठीक है, बात करते हैं। ओलियम ने हाइड्रोक्सी से बात की। एक हाइड्रोक्सी का एक और दोस्त था, NaOH, इससे बात हुई और दोनों दोस्तों ने हेल्प करके बेंजीन का जो है शादी करवा दी। अब बेंजीन की शादी हो गई थी हाइड्रोक्सी से, तो क्या बन गया, फिनॉल। तो अब बेंजीन अब क्या हो गया था, फिनॉल हो गया था। अब हाइड्रोक्सी के साथ वो जो है अलग ब्लॉक में शिफ्ट हो गया। हमारे यहाँ जैसे D ब्लॉक, C ब्लॉक, ऐसे ऐसे होता है ना, तो अलग ब्लॉक में शिफ्ट हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि डी ब्लॉक के एक, डी ब्लॉक तुमने ट्रांजिशनल एलिमेंट्स करके सुना होगा, डी ब्लॉक। तो एक सेकंड रुकना। सॉरी सॉरी, कोई आ गया था। तो हम कहाँ थे, कहाँ थी कहानी हमारी। हेलो। Yes, sir. D block हाँ हाँ, तो transition level. हाँ, तो क्या हुआ था कि अब हाइड्रोक्सी और बेंजीन की शादी हो चुकी है, वो दोनों फिनॉल हो गए। अब फिनॉल होकर के शिफ्ट हो गए। अब हाइड्रोक्सी, बेंजीन को काम पे जाना होता था, हाइड्रोक्सी घर पे रहती थी। बेंजीन रोज वर्क पे जाता था, रात को आता था। अब डी ब्लॉक से एक गुंडा था, जिंक। वो KTM चला करके बहुत एकदम बहुत हैंडसम था, और रोज हाइड्रोक्सी के घर के आगे आकर के हाइड्रोक्सी को परेशान करता था। हूँ हूँ बाइक करना, एकदम करना, हाइड्रोक्सी को परेशान करता था। लेकिन वो इतना अट्रैक्टिव था कि हाइड्रोक्सी थोड़ा अट्रैक्ट भी होती थी। अब वो देखता था जैसे ही बेंजीन अपना वर्क पे गया, हाइड्रोक्सी के घर पे आया जिंक, है ना। और जिंक इतना बदमाश है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। जिंक के साथ इसके दो भाई और हैं, जिंक के ग्रुप के सारे, जिंक, कैडमियम और मरकुरी, जिंक CD और Hg, इन तीनों को ही डी ब्लॉक से हटाया हुआ है। इन डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, लेकिन इन तीनों को ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं किया जाता। क्योंकि इसीलिए क्योंकि ये तीनों बहुत बदमाश है। बदमाश क्यों है, आकर के हाइड्रोक्सी को परेशान कर रहा है, लेकिन अट्रैक्टिव भी है, तो हाइड्रोक्सी अट्रैक्ट भी हो रही है। तो एक दिन क्या होता है, जिंक हाइड्रोक्सी को उठा करके अपने घर से लेके चला जाता है ना। अब बेंजीन वापस आता है घर पे। बेंजीन ने आके देखा हाइड्रोक्सी तो है नहीं। हाइड्रोक्सी और बेंजीन को इतना आपस में प्यार था कि उनका बॉन्ड कोई भी मतलब न्यूक्लियोफाइल या कोई भी ऐरा गैरा तोड़ नहीं सकता था, इतना उनका बीच में प्यार था। लेकिन अब गुंडा आ गया तो अब क्या करें। तो बेंजीन घर आया, बेंजीन ने देखा हाइड्रोक्सी नहीं है। हाइड्रोक्सी नहीं है तो बहुत परेशान हो गया। अब बेंजीन एक एक दिन वेट किया, 2 दिन वेट किया, नहीं हुआ। तो बेंजीन ने क्या किया, अब उसको अकेला तो रहा नहीं जा सकता, उसने जहर पी लिया, है ना, ओजोन। तो ओजोन पी लिया और बेंजीन की डेथ हो गई। और हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी को तो लेके कौन चला गया था, जिंक, Zinc. याद है। हाँ हाँ। तो ये थी पूरी कहानी, तुम्हें पता चल गया क्या हुआ। तो
सबसे पहले हमारा जो बेंजीन था वो हाइड्रोक्सी को पसंद करता था। बेंजीन ने हाइड्रोक्सी के जो दोस्त थे ओलियम और NaOH, इन दोनों से बात की और इन दोनों ने जो है बेंजीन और हाइड्रोक्सी की शादी करा दी। शादी करके ये दोनों हो गए फिनॉल। अब फिनॉल एक घर में रहने लगे। बेंजीन जाता था रोज काम करने। अब पीछे से डी ब्लॉक से जो गुंडे थे, जिंक, कैडमियम, मरकुरी, जिसमें से जिंक आता था, और जिंक आकर के रोज हाइड्रोक्सी को परेशान करता था और एक दिन हाइड्रोक्सी को लेके चला गया, है ना। हाइड्रोक्सी को लेके चला गया तो बेंजीन वापस आया, देखा हाइड्रोक्सी नहीं है और जहर पी के मर गया। इतना था कहानी। ओके, यस सर। समझा सबको? यस सर। हाँ, तो ये था। इसके बेसिस पे हम देखते हैं क्या क्या हमने देख लिया। हमने प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल देख लिया, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल कैसे करना है, फिनॉल की रिएक्शंस कैसे करनी है, और फिनॉल का जिंक के साथ रिएक्शंस, और फिनॉल की मेकिंग। पता है बेंजीन के पापा मम्मी कौन है? बेंजीन के पापा हैं आयरन और मम्मी है CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ते हैं हमारे यहाँ, तो मैंने तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ा है। इन दोनों का मतलब जब शादी हुई थी तब जाके बेंजीन हुआ था। मतलब एसिटाइलिन इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब से गुजारते हैं तब जाकर के बेंजीन बनती है। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस। ओके, तो एल्काइन को 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइन को आयरन रेड हॉट आयरन ट्यूब से जब गुजारते हैं तब जाकर के बेंजीन बनती है। तो बेंजीन के पापा हो गए आयरन, मम्मी हो गई एल्काइन। ओके, तो एक दो देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा, रिएक्शंस देख लेते हैं। तो हमने देख लिया कि एल्काइन को 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइन को अगर रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास किया जाए तो क्या बन जाता है? बेंजीन। बेंजीन ने जब हाइड्रोक्सी को पसंद किया था तो उसके दो दोस्त थे, एक था ओलियम और एक था NaOH। याद है? ये प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स में काम आता है एक ये वाला रिएक्शन। एक ओलियम था और एक NaOH था। इन दोनों की मदद से क्या हुआ था, इसकी शादी हो गई थी इन दोनों दोस्तों की वजह से, और फिनॉल फिनॉल बन गया था अपना। बेंजीन से अपना फिनॉल बन गया था। ओके, अगला रिएक्शन देखते हैं। जिंक उठा करके किसको ले गया था? हाइड्रोक्सी को। देख रहे हो, ये रहा जिंक। हाइड्रोक्सी को उठा के ले गया तो ये अकेला बच गया। अकेला बचा, अगला रिएक्शन देखो। अगले अकेला बचा, कितना दिन अकेला रहता? ओजोन पी लिया, ओजोन से क्या हुआ? डेथ हो गई। बेंजीन की डेथ हो गई, है ना। बहुत मुश्किल से ऑर्गेनिक में ऐसे रिएक्शंस देखने को मिलेंगे जो तुम्हें फिनॉल के ये वाले बॉन्ड को C और O बॉन्ड के बीच में क्लीवेज कर रहे होंगे, बहुत मुश्किल से। लेकिन मैंने कहा ना, डी ब्लॉक का गुंडा जिंक, इसको डी ब्लॉक से भी हटा दिया, ट्रांजिशन एलिमेंट से भी जिंक, कैडमियम और मरकुरी को हटा दिया। इतना बड़ा गुंडा। तो ये हमने रिएक्शंस देखी। तो इन रिएक्शंस को अब याद करना तो नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है ऐसा, है ना। तो एक ये देखा, रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ बेंजीन बनाना कैसे, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन से हमें फिनॉल कैसे बनाना है ना। ओलियम और NaOH की मदद से, ये दोनों दोस्त थे हाइड्रोक्सी के। और जिंक की मदद से कैसे फिनॉल का घर टूटा। जिंक हाइड्रोक्सी को उठा के ले गया और बेंजीन अकेला बच गया। अकेला बचा बेंजीन तो उसने क्या पी लिया? ओजोन। ओजोन तो वैसे ही जहर होता है, तुम्हें तो पता ही होगा। अगर ओजोन लेयर नीचे आ जाएगी, और ओजोन इतना टॉक्सिक होता है ह्यूमन के लिए कि सीधे डेथ हो सकता है ना। तो हमने थोड़ा सा रिएक्शंस देखे, थोड़ा कैसे कैसे होता है। अगर ये कहानी अगर याद रखोगे तो तुम्हें थोड़ी ये सब डायरेक्ट ये सब रिएक्शंस रटनी नहीं पड़ेगी, और तुरंत तुम क्वेश्चन कर पाओगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। कौन कौन है अभी? ओके ओके, सोनू गुप्ता अभी है साथ में कि नहीं? चलो, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है अभी? यस सर। तो आज हम आगे देखते हैं
कि फिनॉल एसिडिक क्यों होता है। उससे पहले समझना पड़ेगा एसिड होता क्या है। ऑर्गेनिक में हर वो चीज एसिड है जो H+ दे रही है, ठीक है। वाटर भी हल्का सा एसिड है, हालांकि वाटर का पीएच न्यूट्रल होता है, लेकिन वाटर की टेंडेंसी होती है कि H+ देने की और OH नेगेटिव आयंस में टूटने की। और ये वाटर आयंस में टूट जाता है और H+ देता है, इसलिए वाटर भी स्लाइटली एसिडिक है, ठीक है। फिनॉल्स भी एसिडिक होता है। फिनॉल एसिडिक क्यों होता है उससे पहले देख लेते हैं कि अल्कोहल एसिडिक क्यों होता है, ठीक है। अल्कोहल क्या होता है, मान लो CH3CH2OH, ये एक अल्कोहल बनाया मैंने, ये एसिडिक क्यों है, या ये एसिडिक कब बनेगा। ये एसिडिक तब बनेगा ये क्योंकि ये O के साथ जो H जुड़ा हुआ है, ये अगर H सॉल्यूशन में अगर H+ के रूप में दे दे तो ये क्या हो जाएगा, एसिड। ये H+ कब देगा, इस OH बॉन्ड को ध्यान से देखो, इस OH बॉन्ड को, चलो इसको मैग्नीफाई करता हूँ, ये O ये H, ठीक है। ये वाला बॉन्ड बॉन्ड जो है वीक होना पड़ेगा, तब जाकर के ये H+ जो है पानी में आ जाएगा, तब जाकर के ये एसिडिक कहलाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर है जो इस बॉन्ड को वीक कर देगा और ये H+ टूट के पानी में आ जाएगा या फिर सॉल्यूशन में आ जाएगा। अगर दोनों की पोलैरिटी ज्यादा होगी, पोलैरिटी मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा होगी, हाइड्रोजन के ऊपर कम होगी, है ना। और अनइवन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण ये बॉन्ड में थोड़ा सा वीकनेस आ जाएगी, ये बॉन्ड क्लीव होने लगेगा। इसका मतलब जितना ज्यादा ऑक्सीजन पे डेंसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, उतना ज्यादा ये बॉन्ड क्लीव होने का मतलब उतनी ज्यादा पोलैरिटी होगी और उतना ज्यादा इसका चांस रहेगा कि हाइड्रोजन अपना सॉल्यूशन में आ जाए और एसिडिक हो जाए, ओके। हो सकता है एसिडिक ना हो क्योंकि अल्कोहल्स आर जनरली वीकर एसिड देन वाटर, ठीक है। अल्कोहल में दोनों संभावना है कि एक तो ये वाला भी बॉन्ड क्लीव हो सकता है, ये वाला भी बॉन्ड क्लीव हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शंस। चलो वो सब बात बाद में करते हैं। देखते हैं कि अल्कोहल तो तुम्हें पता लग गया कि एसिडिक तब होगा जब वो अल्कोहल पानी में H+ दे देगा, ठीक, इतना बात ध्यान रखना है अभी। देखते हैं फिनॉल एसिडिक क्यों है। फिनॉल के बारे में देखते हैं। फिनॉल ये रहा और इसके ऊपर ये है OH। फिनॉल के जरा इस बॉन्ड को हम मैग्नीफाई करके देखते हैं, O और H वाले को। इस O और H को मैग्नीफाई करते हैं। O के ऊपर होते हैं कई सारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि लोन पेयर में होते हैं, ओके। तुमने क्लास 11th में रेजोनेंस पढ़ा है। हेलो। Yes, sir. ए सर। रेजोनेंस का थोड़ा थोड़ा आइडिया है, बहुत हल्का हल्का आइडिया कि रेजोनेंस की वजह से होता क्या है। Yes, sir. देखना पड़ेगा, एक सर भी सर गए। बिसर गए, कोई बात नहीं। रेजोनेंस की वजह से होता यह है कि हर हर एक बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है। मतलब जहां जहां रेजोनेंस वहां वहां मजबूती, मजबूती मतलब वहां वहां बॉन्ड जो है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी। और जहां जहां डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से तो ज्यादा मजबूत होता है। तो इसका मतलब पहले ही जो O और H का बॉन्ड ये सिंगल दिख रहा है ना, एक बॉन्ड, ये एक नहीं है, ये रेजोनेंस हो रहा है इसके, अगर इलेक्ट्रॉन इधर इधर इधर, इसका मतलब ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक है, हमें दूसरा बॉन्ड दिख नहीं रहा, ये हल्का सा डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड बना दिया तो इसका मतलब ये O और ये कार्बन का, ये वाले कार्बन का, ये वाले कार्बन का जो बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, स्लाइटली डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। जैसे बेंजीन का रिंग देख रहे हो तुम, रिंग में ऐसे बनाते हैं, गोला बना देते हैं। गोला बनाते हैं इसलिए क्योंकि आ, किसी डबल बॉन्ड की पोजीशन ही डिफाइंड नहीं है। डबल बॉन्ड की पोजीशन कभी यहाँ होती है, कभी यहाँ होती है, कभी यहाँ, इधर इधर इधर, इसलिए इसको पूरा गोल कर देते हैं और कहते हैं बेंजीन। क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफाइंड नहीं है, तो हर एक सिंगल बॉन्ड पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है और इसीलिए वो डबल बॉन्ड जो है मजबूत हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा था फिनॉल हाइड्रोक्सी और बेंजीन की दोस्ती इतनी गहरी है कि कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि इस बॉन्ड को कोई तोड़ नहीं सकता। ये अपना ऊपर हो गया हाइड्रोक्सी, ये हो गया नीचे फिनॉल। इन दोनों को कोई अलग इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इनके दोनों के बीच में है रेजोनेंस, रेजोनेंस कर रहे हैं इसके इलेक्ट्रॉन, है ना। और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक के कारण अब इसको कोई तोड़ नहीं सकता। इसका मतलब हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि ये OH पानी में दे दें, ठीक। अब देखते हैं अपनी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है।
हाउ कैन अ फिनॉल बी एसिड? एसिड कैसे बनेगा? एसिड तो एक ही रास्ता है एसिड बनने का, जब ये वाला जो H प्लस है ये अगर सॉल्यूशन में आ जाए तो ये क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। देखते हैं ये कब आएगा। ये तब आएगा जब ये बॉन्ड क्लीव होगा O और H के बीच में। ठीक है, O और H के बीच में अगर बॉन्ड क्लीव होगा तो H के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, O के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। O तो हमेशा से चाहता था कि उसके पास नेगेटिव चार्ज हो, क्योंकि उसके वैलेंस बॉन्ड में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो आएगा ये क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा। तो ये हमेशा से चाहता था ऑक्सीजन की हाइड्रोजन छोड़ के चले जाए, मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, और नेगेटिव के साथ में नेगेटिव डबल बॉन्ड लोन पेयर के साथ, नेगेटिव और डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करे। तो ये ऑक्सीजन खुद चाहता है कि इसको भगा देना। ऑक्सीजन कहता है कि हाइड्रोजन जाओ, जिसकी वजह से मेरे ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आकर के हाइड्रोजन सॉल्यूशन में आ जाएगा, और ये जो है नेगेटिव चार्ज रेजोनेट करेगा इधर इधर। ओके, अब हाइड्रोजन चाह रहा है ऑक्सीजन चाह रहा है हाइड्रोजन से निकलने के लिए, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को भगा दिया, ऑक्सीजन के साथ आ गया नेगेटिव चार्ज, H के साथ आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इसी के साथ हमने देखा हाइड्रोजन आ गया सॉल्यूशन में। इसका मतलब फिनॉल ने हाइड्रोजन को सॉल्यूशन में दिया, इसका मतलब फिनॉल हो गया अपना एसिडिक। ठीक है, हालांकि जनरली अल्कोहल्स जो होते हैं वो वीकर एसिड देन वाटर, generally alcohols are weaker the acid than water, but phenol being a oxygen being atom being resonant, so this is more acidic in nature than water. Okay, तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि फिनॉल्स एसिडिक क्यों होते हैं, क्योंकि फिनॉल में क्या होता है? रेजोनेंस, और ऑक्सीजन चाहता है कि मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आए, और जो कि रेजोनेंस करे पूरे बेंजीन में, इसीलिए वो अपने हाइड्रोजन को छोड़ देता है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है? ठीक, वाई फिनॉल्स आर एसिडिक। ओके, अब फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है ये देखते हैं। इसके लिए ये समझना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, और बॉइलिंग पॉइंट किस चीज सब्सटेंस का ज्यादा होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट का थोड़ा सा बात करते हैं, सबको मैं मिटा देता हूँ। सेकेंड, क्यूमीन, क्रिसॉल, टॉलुइन, इन सब में बहुत कंफ्यूजन होता है ना? तो अच्छे से एक बार देख के रखना। हालांकि पहली बार देखो अभी तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बार बार इसको रिवाइज करते जाओगे, बार बार ये आंखों के सामने आता जाएगा तो याद हो जाएगा। ओके, तो मैं क्या कह रहा था कि फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है। तो उससे पहले देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। ठीक है, मैंने कुछ लोग बनाए इधर। ठीक है, ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। बॉइलिंग पॉइंट किसी कोई चीज, कोई सॉल्यूशन अपने बॉइलिंग पॉइंट पे तब पहुंचता है जब उसके इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स जो है बीच में से टूट जाता है। इसका मतलब ये जो लोग हाथ पकड़ के एक दूसरे का खड़े हैं, अगर इन दोनों के बीच का हम बॉन्ड ये तोड़ दें तो इनका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे इनका बॉइलिंग पॉइंट आता है, इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे ये वाला बॉन्ड इनका टूट जाता है। ओके, पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी के जो आपस के जो बॉन्ड्स होते हैं इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड्स, वो ब्रेक हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है फिनॉल में। तो हम देख रहे हैं कि चार लोग ऐसे हाथ पकड़े खड़े हुए हैं, इनको यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना, एक सेकंड में और थोड़ा सा बना देता हूँ। अब चार लोग बहुत दूर दूर खड़े हुए हैं, देख रहे हो? दूर दूर खड़े हुए हैं तो इनका हाथ एकदम फैला के खड़े हुए हैं, और ये चार लोग बहुत पास पास अपना हाथ पकड़े के खड़े हुए हैं। तो बॉन्ड तोड़ना इनका आसान होगा, वन का या टू का आसान होगा? वन का हाथ छुड़ाना आसान होगा या टू का हाथ छुड़ाना आसान होगा? टू एकदम हाथ एकदम बांध के पास पास खड़े हुए हैं, वन का कट मतलब वन का आसान होगा। यस सर। हाँ, यस अब सर। ये बड़ा कॉमन सेंस से बोल दिया तुमने, वन का आसान होगा। ऐसा क्यों? अगर तुम दो अपने दोस्त लोगों का हाथ पकड़ के खड़े हो जाओ और तीसरा दोस्त आकर के तोड़ दे, तो तुम्हें पता है कि अच्छा मैं पास पास पकड़ के खड़ा रहूंगा तो मेरा दोस्त को मेरा हाथ छुड़ा नहीं पाएगा। अगर मैं दूर दूर हाथ करके खड़ा रहूंगा, इसका मतलब मेरा हाथ कोई तोड़ सकता है। इसका मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा,
सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। उसका ज्यादा बॉइलिंग होगा। पॉइंट कम होगा। ठीक है। ठीक है, सरफेस एरिया ज्यादा मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हो गया थोड़ा सा एनर्जी देने पे ही उसका टूट जाएगा। अब देखते हैं सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा। थोड़ा सर मैं तो इसको उसका मिटा बॉन्ड देता हूँ। अट्रैक्शन भी तो कम होगा ना। सरफेस एरिया ज्यादा है तो सरफेस एरिया ज्यादा है तो बॉन्डिंग, एक आपस में बॉन्डिंग पनि तो कम होगा। सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो इंटर, हाँ, वो अट्रैक्शन भी कम होगा अगर पास पास रहेगा। हालांकि ऑर्गेनिक में कोई चीज बहुत ज्यादा पास होती है तो हिंड्रेंस लग जाता है उसमें। मैं उसका एक बॉन्डिंग एग्जांपल अट्रैक्शन। दूंगा। हाँ, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा पास होता है तो दो मॉलिक्यूल्स, बहुत हैवी मॉलिक्यूल्स अगर पास पास रहेंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करता है, तो वो दूर दूर जाता है ना। तो चलो एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। मैंने मैंने अभी बोला कि बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, है ना। इसका मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उसको उतना कम मेहनत लगेगा या कम टेम्परेचर पे उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो मैं सी एस थ्री एक सेकंड, इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। दोनों में कार्बन सेम है, सब चीज सेम है। 2 नंबर का हाँ सरफेस दो एरिया सर। कम नंबर है। का। हाँ हाँ, इसका इसका सरफेस एरिया ज्यादा है ना। ये मतलब इसकी ब्रांचिंग, मतलब सरफेस एरिया, ये समझो ना, सरफेस एरिया मतलब ब्रांचिंग। ठीक है। एक पेड़ एकदम सीधा जा रहा है और एक पेड़ की बहुत ज्यादा ब्रांचिंग है, तो उस पेड़ का सरफेस एरिया ज्यादा होगा जिसकी बहुत ज्यादा ब्रांचेस है। जैसे तुमने देखा होगा अ, हमारे पेट में विलाई होता है ना, तो एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ज्यादा सरफेस एरिया उसका मैक्सिमम होना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा उसमें कन्वर्जन आ जाता है, इन्वॉल्यूशन टाइप का, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, है ना। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है गट में हमारे। इस तरह से देखते हैं, ये जितना ज्यादा ऊपर नीचे ऐसे ऐसे रहता है उतना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ता है, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ता है उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अपना मोटा मोटा दिमाग में ये रख के रखते हैं कि जितना ज्यादा किसी मॉलिक्यूल में ब्रांचिंग होगी उतना कम उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है। अब देखो दूसरा, ये मैंने बहुत मोटा आदमी बनाया है। ये मोटा आदमी बैठा हुआ है और दूसरा मोटा आदमी यहाँ बैठा हुआ है ना। दो मोटे लोगों को अपनी जगह से हिलाना कठिन है या दो पतले लोगों को। पतले लोगों की। पतले लोगों को अपने जगह से हिलाना मोटे लोगों को कठिन है। पतले लोगों को आसान है अपनी जगह से हिलाना ना। मोटे लोग जहां बैठ जाते हैं बैठे ही रहता है। तुमने देखा होगा, अगर थोड़ा सा मोटा कोई दोस्त है, अगर एक कुर्सी पे बैठ गया तो बैठा ही रहता है। अब पतले लोग इधर नाचते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है। तो अगर दो मोटे लोग साथ में बैठे और उनके बीच में बॉन्डिंग है तो इनको बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी इनका बॉन्ड तोड़ने में या इनको अपनी जगह से हिलाने में, है ना। तो इसका मतलब जितना ज्यादा किसी एलिमेंट का वेट होगा या किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ज्यादा उसमें पावर लगेगा उसके मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में, और उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, समझे। तो मेन चीज हमने देख लिया कि जितना ज्यादा किसी का मॉलिक्यूलर वेट होगा, जितना एलिमेंट का वेट होगा उसको उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, उसको उतना ज्यादा एनर्जी लगेगी उसका मॉलिक्यूल्स तोड़ने के लिए, और बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाएगा। लेकिन अगर किसी में बहुत ज्यादा ब्रांचिंग है, बहुत ज्यादा मतलब सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, तो उसका उतना कम मेहनत लगेगा बॉइलिंग पॉइंट उसका अचीव करने के लिए। ओके। तो मैंने बोला कि फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो फिनॉल में कोई तो चक्कर है कि फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो रहा है, उसका मैं बताता हूँ क्या है। एक पहले फिनॉल बनाते हैं। एक सेकंड। एक तो मुझसे बेंजीन रिंग ये हमेशा गंदी बनती है। क्लास 11th में हम पढ़ते हैं कंसेप्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलता है कि हाइड्रोजन के आसपास कोई भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे
फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीन में से एक, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन तीनों में से कोई भी, मतलब ये तीनों वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल है। इन तीनों में से कोई भी आता है हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन इनके साथ एक पार्शियल बॉन्ड बना लेता है, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। हालांकि ये बॉन्डिंग बहुत वीक है। अगर ये बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग होती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आज हमारा जो वाटर होता है लिक्विड स्टेट में ना होता। वो लिक्विड स्टेट में ही है क्योंकि ये बहुत वीक बॉन्डिंग है। ओके, तो तुम देख रहे हो ये तीन फिनॉल मैंने साथ साथ में बनाया है। अब तीन फिनॉल साथ साथ में, तो इस ये वाले हाइड्रोजन को देख रहे हो, ये वाले हाइड्रोजन को ये वाला ऑक्सीजन दिखा कि ये तो मेरे पास में है। और मैंने बोला कि FON, इन तीनों में से कोई भी अपने पास में दिखता है हाइड्रोजन को, तो वो उससे हल्का सा बॉन्ड बना लेता है, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो ऑक्सीजन के ऊपर इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है कि हल्का सा इधर हाइड्रोजन के पास शिफ्ट हो जाता है। अब देख लो इसका एक सेकंड, मैं ये हाइड्रोजन बना देता हूँ। ये हाइड्रोजन इसके साथ शिफ्ट हो गया। ये देख रहे हो बीच में, अगर ये सब सेपरेट होते, अगर इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती, तो फिनॉल को बॉईल करना बहुत आसान होता, क्योंकि फिनॉल, दूसरे फिनॉल के साथ कोई बॉन्डिंग ही नहीं है। फिनॉल ने दूसरे फिनॉल का हाथ ही नहीं पकड़ा हुआ, तो फिनॉल को बॉईल करना बहुत इजी होता। लेकिन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन के बगल में ऑक्सीजन आने की वजह से ये हाइड्रोजन देखता है कि मेरे पास ऑक्सीजन है पास में, तो हाइड्रोजन उससे हल्का सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ ले लेता है और हल्का सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के तहत पार्शियल बॉन्डिंग बना लेता है। इस बॉन्डिंग के लिए, इस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए अब एनर्जी लगती है। वो एनर्जी से कहाँ से आएगी? वो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा करके आएगी। पहले था बॉइलिंग पॉइंट मान लो 100, अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, अब हो गया 150। ठीक है, जस्ट रेफरेंस के लिए। तो जहां जहां हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, वहां वहां अपना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। तो मैं एक एग्जांपल और देता हूँ मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, थोड़ा सा क्लास 11th का भी रिवीजन कर लेते हैं। वैसे पी ब्लॉक में भी रिवाइज होगा ये, पी ब्लॉक अगर इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा तो। मैं एक बेंजीन बनाता हूँ। बेंजीन हमेशा की तरह बहुत गंदी बनती है मुझसे, लेकिन मेरे पास एक टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करते हुए मैं, आहा, देखा। ये मैंने OH क्या बनाया, फिनॉल बनाया। फिनॉल के साथ मैंने उसके ऑर्थो पोजीशन पे NO2 जोड़ दिया। ठीक है, अब दिख रहा है हाइड्रोजन के पास, ये वाला हाइड्रोजन के पास, इसको दिखा मेरे पास में ऑक्सीजन है। ठीक है, इसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बना ली। तो क्या इस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा? सोचने में लगता है कि अच्छा इसने बॉन्डिंग बना ली, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट छोड़ो, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए। लेकिन होता इसका उल्टा है। ठीक है, अब दूसरा देखना, मैं यही चीज फिर से बनाता हूँ तो तुम्हें डिफरेंस पता लगेगा। OH, अब इस NO2 को मैं इधर बनाता हूँ, NO2। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया नहीं ऊपर वाला, थोड़ा छोटा कर देता है। बस, ये NO2 मैंने बनाया है ऑर्थो पोजीशन पे। देखो, ये वाला NO2 मैंने बनाया पैरा पोजीशन पे। देख रहे हो, ये पैरा पोजीशन है, वो ऑर्थो पोजीशन है। इसमें देखो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इसमें देखो दूसरे वाले, अब सॉल्यूशन में तो कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल तो होता नहीं। तो इसके ही दूसरे मॉलिक्यूल ने देखा कि अच्छा ऊपर ऑक्सीजन है, तो इसने हल्का सा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बना लिया, और इसने अपना हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बना लिया। तो हुआ क्या, तुम ध्यान से देखना कि इसने जो अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है, वो बनाया इंट्रामोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर। ये ऐसे ही हो गया जैसे तुम अपना हाथ खुद ही पकड़ लो।
पकड़ना चाहिए अपने साथी का हाथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए। अगर हम अपना हाथ घुमा के अपना ही हाथ पकड़ लेंगे तो क्या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे ये क्या हुआ है, देखो दो साथियों ने हाथ पकड़ा एक दूसरे का हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ना कि इसका। इसने क्या किया, अपना ही हाथ पकड़ लिया, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ा। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने के लिए ये कंसेप्ट का होना जरूरी है कि उसका दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड होना जरूरी है ना। वाटर का ऐसे देखो, H2O का क्या होता है? H2O के बीच में ऐसे ही तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये वाली हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। H2O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और इसी के साथ मैं एक और कंसेप्ट यहाँ पे तुम्हें क्लियर कर देता हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्ड पानी में भी होता है और फिनॉल में भी होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड सारे अल्कोहल्स में होता है, क्योंकि सारे अल्कोहल के पास O है और H है, और H जहां जहां ऑक्सीजन को देखता है, FON में से भी किसी भी अगर वो एटम को देखेगा तो अपने साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो सारे अल्कोहल्स और सारे फिनॉल्स जो है हाइड्रोजन बॉन्ड करते हैं, और वाटर भी हाइड्रोजन बॉन्ड करता है। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, जब अल्कोहल पानी में डालते हैं तो अल्कोहल पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, और पानी के साथ क्या हो जाता है, सॉल्युबल, है ना। तो तीसरा क्वेश्चन मेरा यही था, वाई फिनॉल अल्कोहल डिसॉल्व इन वाटर। तो तुम्हें पता लग गया क्यों डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है पानी के साथ, है ना। तुमने देखा होगा ना, तभी वो रक्सी लेते हैं और रक्सी में पानी मिलाते हैं, तो पानी और रक्सी अलग अलग नहीं होता, वो नीट को थोड़ा सा समझ रहे होगे मेरी बात, नहीं? हेलो। यस Yes, सर। तो अगर yes, उसमें sir. वाइन वाइन में थोड़ा सा पानी मिला देते हैं, या फिर विस्की में पानी मिला देते हैं, तो वो और डाइल्यूट हो जाता है, ना कि विस्की और पानी अलग अलग हो जाता है। चलो तुम्हें यहाँ पे एक मैं फन फैक्ट बताता हूँ कि मान लो कभी ऐसा हो गया कि कोई रक्सी तो नहीं खाता ना इधर? नो सर। नहीं। अगर कभी ऐसा हो गया कि रक्सी में बहुत ज्यादा पानी हो गया, तो तुम कैसे उसको अलग करोगे? कभी ऐसा हुआ कि नशे नशे में हमने विस्की में बहुत ज्यादा पानी मिला दिया, विस्की से नशा ही नहीं हो रहा, तो विस्की क्या बेकार हो जाएगी? सर सॉल्ट डालने। हाँ, सॉल्ट डालने, कहाँ पता चला? जी सर। कैसे पता चला? ट्राई किए हैं सर जानना। यूट्यूब शॉर्ट्स। ट्राई किया है। तो जनरली क्या होता है कि अगर हम सॉल्ट डाल देते हैं तो सॉल्ट वाटर के साथ मिक्सिबल होता है, ना कि अपना अल्कोहल के साथ, और सॉल्ट और वाटर अलग हो जाते हैं, और विस्की जो है अलग हो जाती है। हालांकि ट्राई मत करना, लेकिन मैंने जस्ट जनरल नॉलेज के लिए बता दिया, हालांकि किसी काम की नहीं है नॉलेज। अब ये देखते हैं कि सॉल्ट डालने से ऐसा क्या हुआ कि वाटर ने अपने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ करके सॉल्ट के साथ जो है बना लिया। होता ये है कि ज्यादातर जैसे हम अल्कोहल में वाटर डालते हैं, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। लेकिन जब हम सॉल्ट पानी में डालते हैं तो क्या होता है, सॉल्ट आयोनाइज हो जाता है। सॉल्ट की एक प्रॉपर्टी है, सॉल्ट ओनली आयोनाइजेज इन वाटर, क्योंकि सॉल्ट आयोनाइज करने के लिए वाटर के प्रोटॉन चाहिए, H+ आयन, है ना। और मैंने बोला भी, एल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर, मतलब कि वाटर पहले H+ रिलीज कर देगा लेकिन एल्कोहल नहीं करेगा, है ना। इसका मतलब हमारा जब हम सॉल्ट डालेंगे तो Na और Cl जो आयंस में डिसोशिएट होंगे, तो वो पानी में डिसोशिएट हो जाएंगे, ना कि अल्कोहल में। तो पानी में डिसोशिएट होकर के ये अलग लेयर फॉर्म कर लेते हैं, जिसका अल्कोहल की लेयर सेपरेट हो जाती है और पानी की लेयर सॉल्ट के साथ सेपरेट हो जाती है, और हम अल्कोहल अलग करके बाद में पी सकते हैं, है ना। तो चलो हमने ये देख लिया कि फिनॉल एसिडिक क्यों होते हैं, फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। फिनॉल और अल्कोहल पानी में क्यों डिसॉल्व करता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अगर ज्यादा पानी डिसॉल्व हो गया है अल्कोहल में, तो उसको अलग कैसे करें? अब थोड़ा रिएक्शंस ऑफ फिनॉल भी हमने देखा, वो कहानी देखी थी, लव स्टोरी हमने हाइड्रोक्सी और बेंजीन की, है ना। अब थोड़ा देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हल्का सा ओवरव्यू लेंगे, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। और इसके साथ में हल्का सा बताऊंगा कि वाई फिनॉल डू नॉट गिव एसिड रिएक्शन,
हालांकि ये भी मैंने बताया हुआ है। तो एक सेकंड में थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि फिनॉल सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्यों नहीं देता। सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन देने के लिए फिनॉल का O और H के बीच का, एक सेकंड में एक बार बना के दिखाता हूँ, ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होना चाहिए। ये वाला बॉन्ड जब टूटेगा तब जाकर के सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन फिनॉल देगा। और मैंने बोला ये वाला बॉन्ड इसलिए नहीं टूट सकता क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी चाहता है कि हाइड्रोजन चला जाए, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करे, और इस नेगेटिव चार्ज के रेजोनेंस के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर O और कार्बन के बीच में आ जाती है। और ये वाला बॉन्ड तोड़ना, ऐसा बॉन्ड तोड़ना जिसका जो रेजोनेंस में है, और इसके तो 5-5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अगर तुमने क्लास 11th में सीखा हो। 5-5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की किसी कंपाउंड को तोड़ देना, उसका बॉन्ड बीच में, बहुत कठिन है। ये काम तो सिर्फ एक ही कर पाया है, याद है किसका, क्या नाम है उसका? डी ब्लॉक का गुंडा जिंक। ठीक है, तो सिर्फ जिंक के हाथ में था कि ये O और कार्बन का बीच का बॉन्ड तोड़ दे, और कोई भी चीज ऐसा नहीं है, कोई भी कंपाउंड, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड कुछ भी नहीं है जो कि ये O और कार्बन का बॉन्ड बीच में से तोड़ दे। ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस। ये हमें पता लग गया वाई फिनॉल डू नॉट गिव सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये बॉन्ड तोड़ना ही असंभव है। असंभव तो नहीं, मतलब जिंक ने तो कर दिया था, लेकिन नियरली इम्पॉसिबल है। ज्यादातर हमें कंपाउंड्स ऐसे दिखते नहीं कि जो कि ये बॉन्ड तोड़ रहे हो। थोड़ा सा अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखते हैं, हमारा सब चीज कंप्लीट हो गया है ना। हमने क्या क्या पढ़ लिया है आज? बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया आज के लिए? होइन तो सर हमने पढौँ न ये पढ्नु एकछिन अझै। तो ये सारी हमने रिएक्शन देखी थी। ये फिनॉल के, सॉरी, बेंजीन के पापा आयरन और बेंजीन की मम्मी ना, जिससे बेंजीन बना था। हाइड्रोक्सी के दोस्त थे NaOH और ओलियम, जिसने फिनॉल बनाया था, याद है? और जिंक ट्रस्ट, जिंक जो कि गुंडा था, इसने हाइड्रोक्सी को लेके भाग गया और इसने लास्ट में जहर पी लिया और मर गया। चलो आगे देखते हैं। अरे, रिएक्शन विद मेटल्स बहुत ही इजी, बहुत ही इजी। तुमने क्लास 9th में ही पढ़ा होगा कि एक एसिड और एक बेस मिलकर के क्या बनाते हैं, पता है? एक एसिड और एक बेस मिलकर के सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। बहुत ही इजी न्यूट्रलाइजेसन रिएक्शन है, रिएक्सन सर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी मैंने कहा कि अच्छा ये फिनॉल जो है एसिड है, और इसके साथ हमने बेस NaOH का रिएक्शन कर दिया, तो क्या बनेगा? H चला गया था बाहर, Na आ गया O के बगल में, ONA ये बन गया सॉल्ट, ही हो गया वाटर। इससे इजी रिएक्शन तो कुछ हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब ये एसिड है, मैंने कहा फिनॉल इज एसिड। अब फिनॉल क्या करता है, एसिड के, एसिड जब होता है तो H+ बाहर दे देता है। और ये जब मेटल्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं ज्यादातर पॉजिटिव उसके पास चार्ज होता है। इसका मतलब सोडियम के पास ये हल्का सा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि सोडियम ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबलाइज स्टेट में हो गया होता है ना। H+ यहाँ से चला गया ऑलरेडी, H+ आयन दे करके और O नेगेटिव दे करके। ठीक है, तो इस सोडियम की हल्की सी टेंडेंसी होती है कि ऑक्सीजन के पास जाके रहे। हालांकि ये बॉन्ड नहीं बनाता कि कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, ये हल्का आयनिक बॉन्ड बनाता है और उसके पास पास में रहता है। O-Na+, ये ONA के साथ में सॉल्ट टाइप का बना लेता है ना। तो रिएक्शंस विद मेटल्स ऐसा ही है जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बहुत इजी रिएक्शन है। तो जहां जहां मेटल दिखेगा, ये ध्यान रखना है, जहां जहां मेटल दिखेगा, मेटल कोई भी, सोडियम हो, लिथियम हो, लिथियम, हालांकि लिथियम हाइड्रोजन के साथ मिलकर के बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो भी मैं बताऊंगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में। सोडियम हो या फिर एल्यूमिनियम हो, एल्यूमिनियम भी तो पॉजिटिव स्टेट में होता है। तो एल्यूमिनियम की टेंडेंसी होती है कि ऑक्सीजन के बगल में जाकर के सट के खड़ा रहे, बस उससे बॉन्ड नहीं बनाता कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन हल्का सा पास जाकर के खड़ा रहता है। तो दूसरा हमने देखा ये फिनॉल एसिडिक है और ये बेसिक है। एसिड और बेस जाके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बना देते हैं, ये कर दिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और पानी बाहर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पे देखते हैं। हमने सीक्वेंस वाइज क्लास 11 से क्लास 11 में हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये सब पढ़ते हैं ना।
क्लास 12th में आते हैं हम। क्लास 12th का पहला चैप्टर होता है हेलो एल्केन हेलो अरीन, जिसमें हम हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर, जो हम ये होता है अल्कोहल। अल्कोहल के आगे आता है चैप्टर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। कीटोन्स के बाद होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सारे चैप्टर इसी वे में अरेंज्ड है कि तुम ऑक्सीडेशन करते जाओगे और तुम आगे वाला कंपाउंड बनाते जाओगे। मतलब एल्केन का अगर ऑक्सीडेशन कर दिया तो अल्कोहल हो गया। ऑक्सीडेशन में करना क्या होता है, या तो हाइड्रोजन निकाल लेना होता है या ऑक्सीजन डाल देना होता है ना। ऑक्सीडेशन का मतलब है या तो इलेक्ट्रॉन निकाल लेना, सॉरी ऑक्सीजन डाल देना, हाइड्रोजन निकाल लेना। तो एल्केन का अगर ऑक्सीडेशन कर दिया, एल्केन में अगर ऑक्सीजन डाल दिया तो अल्कोहल फिनॉल ईथर बन जाएगा। अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन कर दिया तो एल्डिहाइड कीटोन हो जाएगा। एल्डिहाइड कीटोन का अगर ऑक्सीडेशन कर दिया कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। और अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है कि एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला अगर कंपाउंड है, तो एल्कीन से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। एक ऐसा मैंने कंपाउंड 11th में पढ़ा था हाइड्रोकार्बन में, KMNO4, याद है। तभी मैंने इसको याद कर लिया था कि इसको मैं बोलता हूँ ऑक्सीडेशन का बाप। ऑक्सीडेशन का बाप क्या बोलते हैं, KMNO4। ऑक्सीडेशन को बुआ, है ना। अगर KMNO4 दिख जाए तो सीधी सीधी बात है, अगर KMNO4 अगर मुझे कहीं दिख गया तो मैं डायरेक्ट एल्केन से 3 डिग्री एल्केन से या फिर 1 डिग्री एल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बना दूंगा, है ना। अभी हम एल्कोहल की बात करते हैं, तो एल्केन को हटाते हैं। एल्कोहल की बात चल रही है, तो अगर एल्कोहल को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो हमारे पास एक ही रिएजेंट है KMNO4, जो कि 1 डिग्री एल्कोहल को डायरेक्टली हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड कर देता है। KMNO4 हमने बोला ऑक्सीडेशन का बाप होता है, तो क्या कोई रिडक्शन का भी बाप है या रिडक्शन का बुआ? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, इसको बोलते हैं रिडक्शन का बाप। इसका मतलब LiAlH4 के साथ हमें कहीं भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया तो डायरेक्टली उससे अल्कोहल बना देना है ना। मुझे नहीं याद है कि LiAlH4 के बाद और किसी में इतना पावर है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्ट अल्कोहल में कन्वर्ट कर दे। ओके, KMNO4 के पास भी बहुत पावर होता है। या तो वो 3 डिग्री एल्केन को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, या फिर 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल सबको बना देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो अगर हमें अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर अल्कोहल का डायरेक्टली अगर हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो KMNO4, और कार्बोक्सिलिक एसिड का डायरेक्टली हम रिडक्शन कर देते हैं तो LiLH4 के साथ अल्कोहल मिल जाएगा। इसका मतलब आगे बढ़ते जाओ ऑक्सीडेशन करते जाओ, और पीछे आते जाओ तो रिडक्शन करते जाओ। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो हमने अभी देख लिया कि ऑक्सीडेशन हमें करना है। ऑक्सीडेशन के लिए कौन कौन से रिएजेंट अपने चैप्टर में है ये देख लेते हैं। एक तो KMNO4 हमने पढ़ लिया, ऑक्सीडेशन का बाप, ऑक्सीडेशन का बुआ, है ना। इसके साथ CrO3, क्रोमियम ऑक्साइड, CrO3। अगर तुम्हें इन दोनों के साथ कहीं भी 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाए, 1 डिग्री अल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देना। हालांकि हम क्वेश्चन करेंगे इसके, जस्ट मैं अभी बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बेसिक बेसिक। तो अगर तुम्हें अच्छा लगा तो आगे भी हम इसका क्लास कंटिन्यू करेंगे, और आगे भी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन बना देता है, और 3 डिग्री अल्कोहल से रिएक्शन ही नहीं देता। ओके, दूसरा हम देखते हैं, दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कॉपर। कॉपर विद हीट, ठीक है। कॉपर को और बहुत ज्यादा हीट कर देते हैं, और कॉपर ट्यूब में से कोई भी अल्कोहल या फिर अपना 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल अगर गुजारा जाता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो कॉपर अगर किसी को ऑक्सीडाइज करेगा 1 डिग्री अल्कोहल को, मैंने कहा कि ऑक्सीडेशन का बाप तो एक ही था, मतलब अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने वाला तो सिर्फ KMNO4 है ना। बाकी सब तो क्या करेंगे, अल्कोहल के बाद क्या आता है, एल्डिहाइड कीटोन। कॉपर तो सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड बना पाएगा।
क्योंकि पापा तो सब एक ही के मतलब पापा तो एक ही होते हैं, बाकी सब तो बस एल्डिहाइड ही बना रहे हैं। 2 डिग्री अल्कोहल को क्या बना देगा? कीटोन। और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन देता है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देता, तो एल्कीन बना देता है, जिसको अभी कहते हैं, अब यहाँ रिएक्शन नहीं देता, तो इसको हटाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पीसीसी, ये चैप्टर में लास्ट है, पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट बोलते हैं इसको। ये भी 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड बना देता है। तो बेसिक हमने ये देख लिया कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले आओ तो वो 1 डिग्री अल्कोहल को अगर ऑक्सीडेशन का बाप है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, अगर नहीं है तो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड बना देगा। 2 डिग्री अल्कोहल हमेशा कीटोन बनता है, और 3 डिग्री अल्कोहल जनरली रिएक्शंस नहीं देता है। ओके, तो ये चीज हमने देख लिया। तो हमने ऑक्सीडेशन लगभग देख लिया है। अभी इसका थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हम करना स्टार्ट करेंगे। एक फिनॉल का भी हम ऑक्सीडेशन देख लेते हैं। फिनॉल का ऑक्सीडेशन होगा तो हमें पता है कि क्या बनने वाला है। फिनॉल इज ए 2 डिग्री अल्कोहल। ओ के साथ ये कार्बन है, ये कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर तुम्हें डिग्री ऑफ अल्कोहल पहचानने नहीं आता है तो मैं एक क्वेश्चन दे करके देता हूँ। CH3CH, ठीक है, और एक CH3CH। इस दोनों क्वेश्चन में हमें 1 और 2 में डिग्री ऑफ अल्कोहल पहचानना है। डिग्री ऑफ अल्कोहल ऐसे पहचानते हैं कि हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो उसका डिग्री होता है। देखते हैं, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला ऑक्सीजन है, ये एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो कि और 3 कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, देख रहे हो। हाइड्रोक्सी के साथ जुड़ा हुआ कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? यहाँ पे 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री है, टर्शियरी अल्कोहल। यहाँ पे हाइड्रोक्सी के साथ वाला जो कार्बन है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हो गया प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पे देखो फिनॉल में ये वाला कार्बन है, ये 2 कार्बन और के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल को हमने देखा भी, 2 डिग्री अल्कोहल का हमें कीटोन बनाना है, तो 2 डिग्री अल्कोहल को कुछ भी करके हमें कीटोन बनाना है, तो कीटोन बना देते हैं। इसको बोलते हैं बेंजोक्विनोन, ठीक है। यहाँ पे याद करने का सिर्फ ये है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, बाकी तुम्हें इसका रिएजेंट वगैरह सब तो याद ही करना है। Na2Cr2O7 के साथ ये रिएक्शन होता है। अगर याद कर सको तो अभी ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमने बेसिक बेसिक आइडिया लगाया कि हम अगर एल्केन एल्कीन एल्काइन का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो बन जाता है अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो बन जाता है क्या? एल्डिहाइड कीटोन, और कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल या फिर हमें एल्कीन का डायरेक्टली अगर हमें ऑक्सीडेशन करना है तो एक ही चीज है ऑक्सीडेशन का बाप, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन का बाप है KMnO4, जिससे हम 1 डिग्री अल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, और 3 डिग्री अल्कोहल तो किसी में रिएक्शन ही नहीं दे रहा है, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल हमेशा कीटोन बनाता है, 1 डिग्री अल्कोहल KMnO4 छोड़ करके एल्डिहाइड बनाते हैं, और इसी के साथ हमारा मोटा मोटा ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल अपना खत्म होता है। थोड़ा सा रिडक्शन के बारे में हम देखते हैं, रिडक्शन किससे होता है। रिडक्शन के लिए जैसे हमने अल्कोहल में हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने देखा कॉपर विद हीट, दूसरा देखा पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट PCC, तीसरा देखा CrO3, ठीक। ये सब हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बाप कैसे हम बोल सकते हैं? KMnO4। ओके, ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट में, रिड्यूसिंग एजेंट याद करना बहुत ईजी है। रिड्यूसिंग एजेंट में हाइड्रोजन के साथ कोई भी रिएक्टिव मेटल डाल दो, रिएक्टिव मेटल जैसे निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, इसके साथ अगर कोई भी H2 तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट का बाप मैंने क्या बताया? LiAlH4। अगर LiAlH4 को अपने सामने कार्बोक्सिलिक एसिड दिख गया
तो वो तुरंत उसको अल्कोहल में चेंज कर देगा। ठीक है, अगर ये सब तुम्हें दिख गए, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, इनके साथ अगर हाइड्रोजन दिख गया, तो ये स्टेप बाय स्टेप रिडक्शन करते हैं। जैसे हमने एल्डिहाइड बनाया, एल्डिहाइड को सॉरी एल्कोहल बनाया, एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाया, तो ये निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम क्या करेंगे, एल्डिहाइड से अल्कोहल बना देगा। ओके, तो हमने ये अगर रिएजेंट ये वाला याद कर लेना, बाकी मुझे लगता है कि रिड्यूसिंग एजेंट याद करना बहुत आसान है। दूसरी चीज KMnO4 और LiAlH4 एकदम याद से, ये थोड़ा याद रख ही लेना, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ज्यादातर मैं हर चैप्टर में इसको यूज करूंगा, क्योंकि हर चैप्टर ही ऑक्सीडेशन पे बेस्ड है। ठीक है, हम आगे ऑक्सीडेशन करेंगे अल्कोहल का एल्डिहाइड कीटोन में, एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो ज्यादातर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हर चैप्टर में आएगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन सीक्वेंस में हो रहा है ना। ठीक, तो अभी हमने अल्कोहल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देख लिया है। तो नींद तो नहीं आई किसी को अभी तक? नहीं सर। है ना, तो एक पी ब्लॉक में, इनऑर्गेनिक में डाउस प्रोसेस करके होता है, तुमने सुना है? मैं लास्ट में, अब ये लास्ट रिएक्शंस करा के जाऊंगा, और ये रिएक्शन में हेलो एल्केन, हेलो एरीन में भी कराऊंगा। तो एक डाउस प्रोसेस करके होता है। डाउस प्रोसेस में क्या करते हैं, मैंने अभी बोला फिनॉल डू नॉट गिव एसएन रिएक्शन। ठीक है, फिनॉल एसएन रिएक्शन देता नहीं है, लेकिन उससे जबरदस्ती ले तो सकते हैं ना। ठीक है, जैसे बच्चे का मन नहीं होता क्लास जाने का, लेकिन मम्मी मारती है तो बच्चे को जाना पड़ता है ना क्लास। तो ऐसे ही फिनॉल का मन नहीं है कि मैं एसएन रिएक्शन दूं, लेकिन फिनॉल से अब एसएन रिएक्शन निकलवाना कैसे, ये चीज मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक, उसको बोलते हैं डाउस प्रोसेस। ये सेम प्रोसेस ये हेलो एल्केन, हेलो एरीन में भी आएगा, सेम प्रोसेस पी ब्लॉक में भी आता है। तो मैं थोड़ा सा उसको आइडिया देता हूँ। बेंजीन बनाता है, क्लोरीन के ऊपर 7 लोन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो कि इसके साथ रेजोनेंस में होता है। तो जनरली ये वाला बॉन्ड नहीं तोड़ता है ना, क्योंकि क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है। लेकिन अभी मैंने कहा कि हमें पता है कि फिनॉल जो ये हेलोएरीन, ये सब जो लोन पेयर में होते हैं, जो रेजोनेंस में होता है, वो रिएक्शंस नहीं देते, लेकिन रिएक्शंस निकलवा तो सकते हैं ना। तो हम इनसे रिएक्शंस कैसे जबरदस्ती निकलवाते हैं, देखना। सबसे पहले हमने डाला NaOH बेस, फिर हमने 623 केल्विन का टेम्परेचर दिया, अब भी बात नहीं बनी, तो हमने 300 ATM प्रेशर दिया, अब भी बात नहीं बनी, तो हमने एसिड दिया। तब जाकर के ये जो होता है हेलोअरीन, यहाँ पे अपना फिनॉल देता है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, इतना ज्यादा मेहनत करना पड़ा, बेस डालना पड़ा, उसके बाद इतना ज्यादा टेम्परेचर, इतना ज्यादा प्रेशर, एसिड डाल करके तब जाकर के हमें ये फिनॉल मिला। ठीक है, ज्यादातर लेबोरेटरी में यूज करते हैं डाउस प्रोसेस। और अब हमें देखना है कि इतना मेहनत करके लगा, इस मेहनत को कम कैसे किया जा सकता है। ठीक है, मुझे कुछ किसी भी तरह करके अगर ये वाला बॉन्ड अगर मैं वीक कर दूं, इस बॉन्ड को अगर मैं कमजोर कर दूं, तो मुझे आसानी से सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन मिल जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल आसानी से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, है ना। तो मुझे कुछ भी करके ये वाला बॉन्ड को वीक करना है, लेकिन मैं जानता हूं उसमें ऑलरेडी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक को हटाने के लिए मुझे चाहिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कहीं और शिफ्ट करूं। इलेक्ट्रॉन ये डबल बॉन्ड से हटा करके अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैं कहीं और ले जाऊं, अगर मैं इस चीज में सफल हो पाया, तो मुझे ये रिएक्शन थोड़ा सा इजी मिल जाएगी। जैसे मैंने तुम्हें बताया था ऑक्सीडेशन का बाप, रिडक्शन का बाप, एक ऑर्गेनिक में सबसे बड़ा चोर होता है, चोर जो कि -M ग्रुप होता है। सबसे बड़ा चोर जिसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं NO2 ग्रुप। ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा चोर। ठीक, चोर क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन चुराता है। अगर इसको मैंने इसके साथ लगा दिया NO2 ग्रुप के साथ, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने पास खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन सारे NO2 के पास आ जाएंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करने के लिए बचेगा नहीं, और इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करने के लिए बचेगा नहीं, तो ये जहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक थी वो थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है,
तो मान लो अगर मैंने इसमें एक NO2 लगा दिया तो पूरी रिएक्शन ही चेंज हो जाएगी। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, लास्ट रिएक्शन है अपना, ठीक है। बेंजीन अच्छे से बन जाए वही बड़ी बात है मेरे लिए तो। ठीक है, एक NO2 लिया, NO2 ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने ऊपर शिफ्ट किया, NO2 ने इलेक्ट्रॉन की चोरी कर ली। और चोरी करने के साथ क्या हुआ, इसने धीरे 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 इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने पास शिफ्ट कर लिया। अपने पास शिफ्ट करने से क्या हुआ, ये बॉन्ड हल्का सा वीक हो गया। मैं ये नहीं कह रहा रेजोनेंस खत्म ही हो गया, रेजोनेंस वीक हो गया। कितना वीक हुआ, हमें NaOH तो अब भी डालना पड़ रहा है। 623 केल्विन ना दे करके अब हमें 443 केल्विन देना पड़ रहा है, ठीक है। अब प्रेशर देना पड़ता था पहले, प्रेशर बिना दे के ही काम हो रहा है। सिर्फ एसिडिक इन्वायरमेंट में ये रिएक्शन हो जाती है, और रिएक्शन में ये रिएक्शन हो जाती है। इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो कि जितने ज्यादा हम NO2 लगाते जाएंगे इस फिनॉल में, सॉरी हेलोअरीन में, उतना इजी हो जाएगा प्रोसेस। चलो ऐसे एक काम करते हैं, इसमें 2 NO2 लगा के देखते हैं। एक NO2 यहाँ लगाते हैं, एक यहाँ पे लगा लेते हैं ना, ठीक है। अब 2 NO2 लगाए, अब 2 NO2 लगाने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड और शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड और वीक हो गया। और वीक इतना हुआ कि पहले 443 केल्विन देना पड़ता था, अब 368 केल्विन दे के ही काम हो जा रहा है, ठीक है। अगर हम तीनों जगह अगर NO2 लगा दें तो ऐसा ही ना हो कि सिर्फ गर्म पानी में रिएक्शन दे दे, कुछ NaOH वगैरह कुछ डालना ही ना पड़े, ऐसा ही होता है। अगर हम तीनों जगह ये NO2 लगा दें तो इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये अपने पास कंसंट्रेट कर लेते हैं कि ये वाले डबल बॉन्ड से एकदम ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्लाउड एकदम हट सा जाता है, और ये बॉन्ड एकदम वीक हो जाता है। और ये वीक इतना हो जाता है कि सिर्फ वार्म वाटर में ही रिएक्शन हो जाती है, और ये NO2 यहाँ पे हो जाता है। ये कंपाउंड बहुत फेमस कंपाउंड है, तुम्हें पता है। ये कंपाउंड का नाम है पिक्रिक एसिड, बहुत फेमस कंपाउंड है। ये ज्यादातर अचार में डालते हैं, अचार होता है ना, तो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे जहाँ अचार बनता है वहां पे पिक्रिक एसिड प्रिजर्वेशन के लिए डाला जाता है। तो पिक्रिक एसिड बनाया कैसे जाता है, जितना ज्यादा NO2 रहेगा, जितना ज्यादा -M ग्रुप रहेगा, या कहो जितने ज्यादा चोर रहेंगे, उतना इलेक्ट्रॉन चुरा के भागेंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ से चुराना था, जहां रेजोनेंस था ये वाला डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक जहां पे थी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा हट जाएगा उतना वीक हो जाएगा, और जितना वीक हो जाएगा उतना सिर्फ गर्म पानी में रिएक्शन दे दी, है ना। तो आज हमने इतना पढ़ा, तो हमें पता लग गया। थोड़ा समराइज करते हैं कि फिनॉल एसिडिक क्यों होता है, फिनॉल की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि सरफेस एरिया और मॉलिक्यूलर वेट डिपेंड करता है। फिनॉल डिजोल्व पानी में क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है पानी में। रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, मैंने वही कहानी बताई थी, वो रिएक्शंस ऑफ फिनॉल देखे। ऑक्सीडेशन रिडक्शंस के मैंने बाप बताए, ऑक्सीडेशन का बाप किया MnO4, रिडक्शन का LiAlH4। फिनॉल एसएन रिएक्शंस क्यों नहीं देते, क्योंकि उसका डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक होता है O और कार्बन के बीच में, और वो ज्यादातर टूटता नहीं है, हालांकि जब तक वो चोर ना हो NO2, है ना। तो आज हमने इतना सब पढ़ा।